हाँ, तो फिर से आप सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं मेरे ही थ्रू, जिसमें कि आपकी एसएससी हो, बैंकिंग हो, डीयूसी यूईटी हो, या लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, या कोई भी एनी अदर एग्ज़ाम्स हो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, तो वो सब की तैयारी इस चैनल पर हो रही होती है। और रीजनिंग पढ़ते हैं तो वो चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, या किसी भी चीज़ का हो, तो रीजनिंग हो जाती है उसकी पूरी। मैथ्स पढ़ते हैं तो वो भी चीज़ कंप्लीट होती है। इंग्लिश, बायोग्राफीज़ तो मैं इसके अलावा पढ़ाता ही हूँ। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें जीएस की, जीएस के मैं 2 सेगमेंट्स पढ़ा रहा होता हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो हिस्ट्री का मैंने एक लेक्चर दे दिया था, 3 से 4 वीडियोस हैं हिस्ट्री के ऊपर, और उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने की कोशिश आज मैं करूँगा। तो हेडिंग लगा लेते हैं, हिस्ट्री। देखो यार, हमने लास्ट ख़त्म करा था न्यूलिथिक एज पे। न्यूलिथिक के बाद जब हमें पता लगा ऑलमोस्ट चीज़ें डेवलप होना चालू हो गई हैं, लोग बसना चालू हो गए हैं किसी एक जगह पर, रिसाइड मतलब बसना, रहना, तो वो चालू कर दिया था उन्होंने। एग्रीकल्चर चालू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दी थी। तो उसी न्यूलिथिक एज में, जैसा कि आपको पता है, न्यूलिथिक एज बेटा आपकी आई थी 7000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक आई थी। इसी के अंदर एक एज आ जाती है फिर एक टाइम के बाद, चालकोलिथिक एज। कौन सी एज? चालकोलिथिक एज। अब ये चालकोलिथिक एज का अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो ये आती है 3500 बीसी से लेके बेटा 2500 बीसी तक। क्लियर है आपको बात? 2 वर्ड से बना हुआ है। वो 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं हम देख लेंगे, चालको और हमारा लिथिक। चालको और लिथिक। चालको का मतलब होता है हमारा कॉपर, और लिथिक आपको पता है स्टोन। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि इसका दूसरा नाम था कॉपर स्टोन एज? कह सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल कह सकते हो सर, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कॉपर स्टोन एज इसका मीनिंग हो गया। चालकोलिथिक एज का ही दूसरा नाम अगर मैं इसके अलावा बात करूँ इस वाले नाम के, तो इसको बोलते हैं नियोलिथिक, क्योंकि इसी एज में से निकल के आया है चालकोलिथिक एज। नियोलिथिक चालकोलिथिक एज, इसका दूसरा नाम ये हो जाता है इस नाम के अलावा। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ आई? अच्छा, इस एज में ना कॉपर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसी एज में कॉपर का यूज़ पहली बार हुआ था। ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 5000 बीसी में ऐसा एविडेंस मिला था कि फर्स्ट यूज़ हुआ है किसका? कॉपर का। फर्स्ट यूज़ किसका? कॉपर का। ठीक है, 5000 बीसी में। अच्छा, इसी के साथ साथ इसमें जो टूल्स यूज़ होते थे ना, पहले टूल्स हमारे स्टोन के होते थे। किसके होते थे? पहले जो टूल्स होते थे हमारे स्टोन के होते थे। अब स्टोन के साथ साथ कॉपर के होने लगे। पहले टूल्स हमारे स्टोन के होते थे, अब स्टोन के साथ साथ कॉपर के होने लगे। अच्छा, अब इस कॉपर के साथ साथ ब्रोंज के कैसे बने? जब इसी कॉपर मेटल को हमने टिन या जिंक बोल दो और लीड को मिला दिया, तो ये ब्रोंज मेटल बन गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट मेटल कब यूज़ हुआ था हिस्ट्री में, तो आप बोलोगे चालकोलिथिक एज, और उस मेटल का नाम था कॉपर। ठीक है, स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर मेटल यूज़ होने लगा। कॉपर में ही जब हम मिलावट करने लगे, कॉपर को किसके साथ मिलाना स्टार्ट करा हमने? तो टिन, लीड, इन सबको जब हमने मिलाना स्टार्ट करा तो फिर ये ब्रोंज का भी यूज़ होने लग रहा था। ब्रोंज मेटल या एलॉय, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, इतनी बातें आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पाई होंगी। अच्छा, एक और चीज़ हमारी, क्योंकि हम फैक्चुअल बातें ज़्यादा करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और बोर्ड पे लिख मैं इसलिए रहा हूँ ज़्यादातर कि ये की पॉइंट्स आपको भी याद हो जाएं सुनते सुनते। ठीक है, जब इस एज की शुरुआत हो गई थी, कॉपर के बारे में हमें पता लगा, तो यहाँ से एक बात और ध्यान क्या रखोगे कि नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में एक बात ये याद रखनी है आपको कि नॉर्थ इंडिया में पहले स्टोन एज आई, स्टोन एज के बाद आई कौन सी एज? कॉपर एज। उसके बाद आई थी आयरन एज।
लेकिन साउथ में ऐसा नहीं था। साउथ में डायरेक्ट स्टोन एज के बाद आयरन एज आ गई थी। देखो लिख सकते हैं इसको हम, नॉर्थ इंडिया में NI लिख रहा हूँ, पहले स्टोन एज आई, फिर कॉपर एज आई, फिर आयरन एज, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई थी, मानते हो इतनी बात? अच्छा, साउथ इंडिया में ऐसा नहीं था। साउथ इंडिया में स्टोन एज तो आई थी, क्योंकि स्टोन तो सबसे पहला हमारा, हम कह सकते हैं, यूज़ था, स्टोन से यूज़ था सब कुछ। उसके बाद डायरेक्ट आई थी हमारी आयरन एज, क्योंकि इसका ओरिजिनेशन कहीं नहीं दिखता कॉपर का साउथ इंडिया में, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। क्लियर बात है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको इरेज करता हूँ, वीडियो को एक बार चेक करता हूँ कि स्टॉप तो नहीं हो गई है, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ हम, इरेज हो चुका है। चलिए, तो हमने अभी बातें समझी थी चाल्कोलिथिक एज के बारे में। क्लियर बात है? अब चाल्कोलिथिक एज को ही ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हिस्टोरियंस। चाल्कोलिथिक एज को ही ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। फर्स्ट आता है आपका प्री हड़प्पा। प्री हड़प्पा लिख लेंगे सभी लोग। क्लियर है? फिर आता है पोस्ट हड़प्पा, लास्ट होता है, फिर आता है हड़प्पा। ठीक है, फिर आता है लास्ट हमारा पोस्ट हड़प्पा। देखो हड़प्पा ना एक साइट का नाम है, अभी मैं समझा रहा हूँ, ये एक साइट का नाम है हमारा। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको एज कह सकते हो, पीरियड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था किसको? चाल्कोलिथिक एज को। अच्छा, प्री हड़प्पा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे, तो प्री हड़प्पा में आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये एक ट्रांजिशन आप कह सकते हो, इसमें ट्रांजिशन का जिक्र हुआ है इस पीरियड में। पीरियड को लिख लेंगे, कब से कब तक था ये? 3500 BC से लेके हमारा 2500 BC तक चला, और हड़प्पा पीरियड हमारा 2500 BC से लेके बेटा 1750 BC तक चला, और पोस्ट हड़प्पा हमारा 2000 BC से लेके 1000 BC तक चला। क्लियर बात है? आपको समझ आ रही होंगी। तो प्री हड़प्पा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ट्रांजिशन दिखाता है किसके बीच में? अच्छा, ट्रांजिशन का मतलब नहीं पता होगा अगर, तो ये एक तरह से चेंज होता है, अंतर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना। स्टेट मतलब राज्य नहीं, एक आप कह सकते हो एक पोजीशन उसकी ऐसी, या एक उसकी सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन या दूसरे टाइम पीरियड में जाना, उसके लिए हमने ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करा है। ठीक है, एक तरह से मोटा मोटा मीनिंग याद रखना, चेंज, कि न्यूलिथिक से बिटवीन न्यूलिथिक एंड हड़प्पा। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, ये तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है, प्री हड़प्पा के लिए। अब हड़प्पा की बात आएगी अगर, तो हड़प्पा को हम तसल्ली से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, हड़प्पा की बात आएगी जब, तो ये जो हड़प्पा बोल रहा हूं मैं, या मैं बोल सकता हूं आपको कि हड़प्पा पीरियड में ही, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, जिसको 3 नाम दिए गए थे हिस्टोरियंस के द्वारा, कोई इसको बोलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, कोई इसको बोलता है इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस आप समझ रहे हो, रिवर का नाम है। ठीक है, चलिए, ये 3 नाम इसको दिए गए थे। These 3 names are given to हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके,
तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंदस सिविलाइजेशन और इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन। अच्छा, अब इन तीनों के मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा कि ये नाम किस बेसिस पे दिए गए हैं। ठीक है, हड़प्पा तो इसलिए कह देते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये मेथड या प्रक्रिया प्रोसेस बना रखा है कि जो भी पहली साइट डिस्कवर करी जाएगी उस साइट को या उस साइट के नाम पर हम उस सिविलाइजेशन या उस पूरे पीरियड का नाम रखा करेंगे। क्लियर है बात? तो इस प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट भाषा में, नॉमेनक्लेचर, कि जब हम नामकरण करते हैं किसी साइट का उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो जो भी फर्स्ट साइट होगी या डिस्कवर्ड करी होगी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो साइट के नाम पर ही इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ा है। तो ये तो इसका रीज़न हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का रीज़न है कि सेकंड वाले का रीज़न आप ये कह सकते हैं ये रिवर के नज़दीक है। जो सिविलाइजेशन रिवर के नज़दीक रही और उस रिवर का नाम इंदस था तो उसकी नाम पर वो सिविलाइजेशन पड़ गई। अच्छा, इंदस सरस्वती का भी यही रीज़न है। इंदस सरस्वती इसलिए ये रिवर वैली आप समझते हैं, तो जो रिवर वैली के नज़दीक सिविलाइजेशन रही, सभ्यता रही, उसी सिविलाइजेशन को हम इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन कह रहे हैं। क्लियर है आपको ये बातें? तो ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम बताइए, किससे? ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम या इस सिविलाइजेशन का नाम, तो आप बोलोगे इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन। और इंदस सिविलाइजेशन खाली इसको बोला था, मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले जॉन मार्शल ने, हिस्टोरियन थे एक, ठीक है। इंदस सिविलाइजेशन इसको जॉन मार्शल ने बोल दिया था। इतनी बातें ध्यान रहेंगी। अब इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन का आपको पता ही लग गया है कि ये फर्स्ट साइट थी। क्या थी ये? फर्स्ट साइट थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट साइट के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम रखते हैं। अब इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड याद रखना, 2500 BC से लेके 1750 BC तक, ठीक है। किससे चेक हुआ था ये टाइम? ये अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 डेटिंग, ये मेथड होता था आर्कियोलॉजिस्ट का टाइम पीरियड निकालने का, ठीक है। साइंटिफिक मेथड है। तो इसके अकॉर्डिंग 2500 BC से लेके 1750 BC तक हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड माना गया है। फर्स्ट साइट थी हड़प्पा, तो इसी के नाम पर हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा। इंदस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने नाम दिया पहले। इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इरेज करें, आगे बढ़ें फिर इसी में। इसको इरेज कर देते हैं, इसको एज इट इज लिखना कर देते हैं, है ना। इसको इरेज करके इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। चलिए, देखो बेटा, एक और बात इसमें ध्यान क्या रखनी है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन, जिनका नाम था A.Y. टॉर्नबी। इन्होंने इस इंदस सिविलाइजेशन को, इन्होंने, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रही होंगे एग्जाम में, ठीक है। इंडिक सिविलाइजेशन बोला था। क्या बोला था? इंडिक सिविलाइजेशन। मतलब अगर आपने ये वाला लेक्चर देख लिया है तो लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा लूसेंट उतर रही है आपके सामने, थोड़ा NCERT मिक्स। तो अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं और ये सेशन देख रहे हैं तो आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आपको लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। इंडिक सिविलाइजेशन A.Y. टॉर्नबी ने बोला था, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे हमारे। ये पॉइंट याद रहेगा आप सबको। अच्छा, इंदस पीपल के बारे में एक बात याद रखना आप, इन्हीं लोगों के बारे में, इंदस पीपल के बारे में। ये सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन का यूज़ करा था, कॉटन प्रोड्यूस करी थी, कॉटन प्रोड्यूस करी थी। नोट्स बना के लिख लेना भाई। फर्स्ट टाइम किसने? इंदस पीपल ने। इतना लिखो, मैं वीडियो चेक कर लो। हाँ तो बेटा देखेंगे सभी लोग। इंदस पीपल सबसे पहले पीपल थे, पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन का यूज़ करा था।
इसी के साथ साथ आप नोट्स बना के क्या लिखेंगे, देखिए, नॉर्दर्न मोस्ट साइट इस हड़प्पा सिविलाइजेशन की, इंडस सिविलाइजेशन की, और साउदर्न मोस्ट साइट, वेस्टर्न मोस्ट साइट और ईस्टर्न मोस्ट साइट। इसको याद कराने का तरीका सिंपल सा आपके सामने मैं ला रहा हूँ, आप मैप ही बना लीजिए। ये नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ वेस्ट होता है और यहाँ ईस्ट होता है। आप बोलोगे बिल्कुल होता है सर, होता है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट साइड में आप नाम याद रखेंगे, मांडा चेनाब रिवर पर है, जो कि J&K में पड़ता है। ये रिवर का नाम मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। वेस्टर्न में सुतका गेंदौर, जो कि किस रिवर पर है, दश्क रिवर पर है, और पड़ता है आपका मकरन कोस्ट। मैंने बताया ना ब्रैकेट में रिवर का नाम लिखूंगा। मकरन कोस्ट कहाँ, पाक और ईरान के बॉर्डर पे। साउथ में आपका दैमाबाद एक जगह है, जो कि प्रवरा रिवर पर, महाराष्ट्र के अंदर। प्रवरा, PRAVARA, थोड़ा मैनेज कर लेना, महाराष्ट्र, MAH लिख दिया, ठीक है। ईस्ट में आपका क्या बचा, आलमगीरपुर, एक ईस्टर्न मोस्ट साइट है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की, आलमगीरपुर। किस रिवर पर है, हिंडन पर है बेटा, यूपी में, ठीक है। तो ये तो हो गया एक मेथड आपको याद करवाने का इन चीज़ों को। क्लियर है मेरी बातें? इनको इरेज करते हैं, थोड़े से और फैक्ट्स देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन किस किस एरिया तक फैली हुई थी, किस किस एरिया तक फैली हुई थी, मतलब स्प्रेड कहाँ तक हो रखी थी यही सिविलाइजेशन। तो आप लिख सकते हो बालूचिस्तान, बालूचिस्तान के साथ साथ सिंध, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, नॉर्दर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, यूपी, इन जगहों पे आप लिख सकते हो, एक्सेट्रा। ये तो मेन जगहें हैं जहाँ पे फैली हुई थी इंडस सिविलाइजेशन, बसे हुए थे। अच्छा, इंडस सिविलाइजेशन की ऐसी दो ही साइट्स थी जो इन सब के अलावा मिलती है, वो मिलती है अफगानिस्तान में, ठीक है। जो यहाँ नहीं मिलती, जो अफगानिस्तान में मिलती है, वो थी शतुघाई और ये पूछा जा चुका है सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मुंदी घाक, मुंदी घाक। ये दो साइट्स थी जो अफगानिस्तान में मिली थी, केवल यही दो साइट्स, बाकी सारी इंडिया में थी। क्लियर है आपको मेरी बातें? उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे आप। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, साइड वाले को। ये सब आपके लिए लिखवा रहा हूँ मैं नोट्स के रूप में, नोट्स की फॉर्म में आपके लिए ही अवेलेबल करवा पा रहा हूँ मैं, और ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अच्छा देखो, ये हो गई ये सब बातें कि कौन सी साइट्स पाई गई थी या फाउंड हुई थी इंडिया के बाहर और कहाँ तक ये फैला हुआ था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो कॉइन्स से ये अवेयर नहीं थे, ये फॉलो करते थे बार्टर सिस्टम को। किसको? बार्टर सिस्टम, मतलब चीज़ के बदले चीज़ एक्सचेंज करना। मान लो चावल लेने हैं तो आप चावल की क्वांटिटी का या उसकी तुलना, उसके ही मूल्य का, उसी के प्राइस का कुछ और दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। टेम्पल्स नहीं पाए गए, टेम्पल्स भी नहीं थे, पूजा होती थी लेकिन टेम्पल्स नहीं थे, अभी आएंगे उस पर। और बताइए, वीट और बार्ले
ऐसी क्रॉप थी जो कि मेन क्रॉप्स मानी जाती थी इनकी, इस टाइम की मेन क्रॉप्स कौन सी थी? वीट एंड बार्ले, क्लियर है? राइस के एविडेंस मिले थे, जो किस साइड से मिले थे? एक मिनट मैं भी कंफर्म करके बता दूं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा बस आप। राइस के एविडेंस जो मिले थे वो मिले थे बेटा लोथल से, ठीक है? कहां से मिले थे? लोथल से मिले थे, जो कि गुजरात में होता है। अच्छा, लोथल के बारे में ही एक और चीज देख लो यहीं से ही। एंशिएंट पोर्ट अगर पूछा जाए आपसे तो वो आंसर हो जाएगा आपका लोथल। क्या हो जाएगा आपका आंसर? लोथल हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक बातें समझ आ पा रही हैं आपको? उम्मीद कर पा रहा हूं आ पा रही होंगी। इसको इरेज करके समझाते हैं। कैसे हाउसेज होते थे यार वहां पे, कैसे हाउसेज होते थे? तो आप सब क्या होगे सर? प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी, कुछ भी ऐसा नहीं बना था कि इम्प्रॉपर बना हुआ हो, और प्रॉपर बर्न्ड ब्रिक्स यूज होती थी। अच्छा, बर्न्ड ब्रिक्स आप क्या होगे? जली हुई ईंटें? नहीं, बर्न्ट यूज हुआ है पक्का वर्ड के लिए, पक्का शब्द के लिए। पक्की ईंटों का यूज था, कच्ची ईंटों का यूज ही नहीं था तब भी 2500 BC में। देखो, इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि आपको अब देखने को मिलता है, वो पहले से ही था। बताओ उस टाइम पर, ठीक है? और इसी के साथ साथ किले पाए गए थे। किले को कहते हैं हम सिटाडेल। सिर्फ चानूदारों में नहीं थे, एक्सेप्शनल केस है चान्हू दारो, ये एक जगह थी जहां किला नहीं पाया गया था। आपको बात समझ आ पा रही होगी मेरी, ठीक है? इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमने देखा टाउन प्लानिंग भी थी, बर्न्ड ब्रिक्स भी थी, अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम मिला। देखो, हॉर्स भी मिले थे, हॉर्स के भी एविडेंस मिला आर्कियोलॉजिस्ट्स को। जो मिला था सुरकोटडा से, सुरकोटडा, जो कि कहाँ है? गुजरात में। मैं एक बार वीडियो चेक कर लूँ फिर से। हाँ भाई, वीडियो बन रही है आपकी, लगभग हो गई है आपकी 22 मिनट की। चलिए, तो सुरकोटडा एक जगह है गुजरात में जहाँ से हॉर्स के रिमेन्स मिले थे हमें, ठीक है? एविडेंस मिले थे उन्हें। और इसी के साथ साथ गॉड की बात करें कि पूजते किसको थे वो पूजते किसको थे? तो वो पूजते थे, एक तो पशुपति महादेव का एविडेंस मिला था, ठीक है? आप गॉड का नाम याद रखेंगे, पशुपति महादेव। और आप ध्यान रखेंगे नेचर की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे वो, ठीक है? पीपल ट्री। और इसी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन की भी पूजा करते थे। क्लियर है? फीमेल सेक्स ऑर्गन की भी पूजा होती थी वहाँ पे। और बेटा एक सील में पाया गया था, जो सील बनी होती थी स्टीटाइट की, उसमें ये पाया गया था शिवजी जी योगिक पोजीशन में बैठे हुए थे। मतलब शिवजी जी की पूजा होती थी, होनी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम से। योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, 4 एनिमल्स उनके इर्द गिर्द हैं, सराउंडिंग्स में हैं। वो 4 एनिमल्स कौन से हैं? एलिफेंट, राइनासोरस, राइनो लिख रहा हूँ, टाइगर और आपका बुल। क्लियर है? और फीट के पास 2 एनिमल्स थे, मतलब पंजों के पास या पैरों के पास 2 एनिमल्स थे। वो थे डियर, 2 डियर बैठे हुए थे, ठीक है? 2 एनिमल्स जो थे वो 2 थे डियर। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें मेरी? ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको सारी बातें क्लियर हो पा रही होंगी। तो ये हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जिसके बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा है। इसी में अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम भी देखा गया कि क्या पॉलिटिक्स चलती थी उस टाइम पर। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं पाया गया कि पॉलिटिक्स थी या नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा। हाँ, जो रूलिंग पार्टी थी
वो रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें तो वो मर्चेंट्स होते थे। मर्चेंट्स होते थे कौन? रूलिंग अथॉरिटी जो थी, रूलिंग अथॉरिटी मर्चेंट्स की थी। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें आपको कवर करवाने की कोशिश मैंने करी है, तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो लूसेंट पढ़ने की मैं फिर बता रहा हूँ आपको ज़रूरत नहीं है, वो काम मैंने आपका आसान करा है। आप डायरेक्ट इसको नोट करिए और आपकी चीज़ें सॉल्व हो पा रही होंगी। ठीक है, तो एक बार मैं एंड करने से पहले कुछ चीज़ें देख लूँ, इफ रह गई हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नहीं यार कुछ नहीं रहा आपके लिए, सारा कुछ हो गया है। बस एक पॉइंट को आप क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है, ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चालू था, तो बस आप ये ध्यान रख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये हम कहाँ से लाते थे? गोल्ड आता था हमारा अफगानिस्तान, कर्नाटका, मैं बोल भी रहा हूँ तो शॉर्ट फॉर्म समझ जाना। ठीक है, कर्नाटका, और आपका पर्शिया, पर्शिया जिसको हम आज कहते हैं ईरान। सिल्वर आता था मेरे भाई अफगानिस्तान, ईरान, और कॉपर आपका आता था खेतरी, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और कहाँ से आता था बताओ फटाफट? खेतरी के अलावा, बस खेतरी याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो था वो थोड़ा सा रह रहा था मेरे से, लेकिन आपका क्लियर हो गया अब ये वाला पॉइंट भी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। द्रविडियन कास्ट इनकी ज़्यादातर मानी जाती थी कि किस रेस के पीपल रहते थे? द्रविडियन रेस के पीपल इसमें रहते थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ठीक है, और बाकी तो इन्होंने इनके अगर एंड की बात करें तो उसका मेंशन कहीं नहीं है हिस्ट्री में, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ किसी लड़ाई की वजह से इनका अंत हो गया था, इंडस सिविलाइजेशन का, इनके लोगों का। तो यही बताया गया है और इसमें डेप्थ में नहीं बताया गया कहीं भी इनके एंड के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ पा रही होंगी और सारी चीज़ें समझ आई भी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अब लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकन का बटन दबाए, जिससे कि नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोज़ के पॉपअप हो जाए। तो चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।